हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। बढ़ते हैं आगे इस सीरीज में और करते हैं आज की इस वीडियो में इस सीरीज का सेट नंबर 5। सेट नंबर 1 से लेकर के 4 तक हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आप इससे पहले वाले सेट्स को देखना चाहते हो तो चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। इस सीरीज के अंदर आने वाले हर वीडियो का PDF इस टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किया जाएगा। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिया है तो ठीक है, अगर आपने नहीं किया है, करना चाहते हैं तो यहाँ से स्कैन करें या फिर इस पते पर जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। इस सीरीज के अंदर आने वाले हर वीडियो का PDF इस टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किया जाएगा। तो अगर आपको PDF चाहिए तो जाकर के इससे जुड़ जाइए। अब बढ़ते हैं आगे वीडियो में और करते हैं आज के इस सेट का पहला सवाल। इंसुलिन है, इंसुलिन क्या है? क्या इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट है, क्या प्रोटीन है, क्या एंजाइम है या फिर हार्मोन है? इंसुलिन एक हार्मोन है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इंसुलिन एक हार्मोन है जो अग्नाशय की लैंगरहैंस की द्वीपिका की बीटा कोशिका बनाती है। अग्नाशय हमारे बॉडी के अंदर दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है हमारे बॉडी के अंदर और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्नाशय। और अग्नाशय जो है एक मिश्रित ग्रंथि है। जैसे लीवर जो है बहिर्स्रावी ग्रंथि है, लेकिन अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि है। और इस अग्नाशय का 99% पार्ट जो है वो आपका है बहिर्स्रावी ग्रंथि और 1% पार्ट जो है वह है आपका अंतःस्रावी ग्रंथि, एंडोक्राइन पार्ट। जो ये अंतःस्रावी ग्रंथि है या फिर बोल दो जो पार्ट है अग्नाशय का जो अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह काम करता है, उसी को हम लोग लैंगरहैंस की द्वीपिका बोलते हैं। और इसमें कई प्रकार की कोशिकाएं होती है, जैसे अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, डेल्टा कोशिका, ये सारे। तो जो बीटा कोशिका होती है वो बनाती है इंसुलिन हार्मोन। क्या करता है ये? इंसुलिन हार्मोन हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। ब्लड शुगर हम लोग किसको बोलते हैं? ग्लूकोज को बोलते हैं। तो अगर ज़्यादा ग्लूकोज हो गया हमारे ब्लड में तो क्या हो जाएगा? डायबिटीज़ हो जाएगा, मधुमेह रोग हो जाएगा। इसीलिए इंसुलिन क्या करता है, जब भी ज़्यादा ग्लूकोज होता है तो उसे वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। इससे हमारा ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है। अगर ब्लड शुगर ज़्यादा हो जाएगा, जो कि हो जाता है अगर इंसुलिन की कमी हो जाए, तो तब व्यक्ति को हो जाएगा डायबिटीज, मधुमेह रोग। जब वस्तु को P और F के बीच रखा जाता है, यानी कि पोल और फोकस के बीच, यानी कि ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है, तब एक अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाएं। हमारे पास कंडीशन ये दिया गया है कि वस्तु को रखा गया है फोकस और पोल के बीच। अब याद रखिएगा बहुत ही अच्छे से, क्योंकि ये एकलौता केस है अवतल दर्पण के अंदर, एकलौता केस है। अवतल दर्पण के अंदर एक ही केस ऐसा है जब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, जब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, और वो केस है जब वस्तु को पोल और फोकस के बीच रखा जाएगा। और जब भी प्रतिबिंब दर्पण के केस में दर्पण के पीछे बनता है तो आभासी होता है और आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। इस केस में हमें प्रतिबिंब जो है बड़ा मिलता है। ये एकमात्र ऐसा केस है। इसके अलावा आप कहीं पर डाल दो, फोकस पर डाल दो, यहाँ पर डाल दो, यहाँ पर डाल दो, यहाँ पर डाल दो, अनंत पर डाल दो, प्रतिबिंब आपको दर्पण के सामने ही मिलेगा। और दर्पण के सामने बना हुआ प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है, रियल होता है, वास्तविक होता है और उल्टा होता है। बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, वस्तु के आकार के बराबर भी बन सकता है प्रतिबिंब, लेकिन वास्तविक और छोटा होगा। और दर्पण के पीछे जब भी बनेगा तो वो आभासी और सीधा होगा। तो अवतल दर्पण में एकलौता ये केस है, लेकिन उत्तल दर्पण के केस में हमेशा आभासी और सीधा ही बनता है और हमेशा छोटा ही बनता है। केवल अवतल दर्पण में एकमात्र ऐसा केस है जब आभासी और सीधा बनता है, वस्तु को जब रखा जाता है पोल और फोकस के बीच में, और दर्पण के केस में आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। हमारा आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास डैश ऊर्जा होती है। ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास कौन सी ऊर्जा होती है? यांत्रिक ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है। गति के कारण अगर किसी वस्तु में ऊर्जा है तो उसे हम गतिज ऊर्जा बोलते हैं। अगर किसी वस्तु की स्थिति में हम बदलाव करते हैं या अवस्था में बदलाव करते हैं, उसके कारण जो उसमें ऊर्जा संचित हो जाती है उसे हम लोग स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों को अगर आप जोड़ देते हैं तो हमें मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा मिल जाती है। जब भी हम किसी वस्तु को जमीन से, मान लीजिए ये जमीन है, एक वस्तु पहले यहाँ पर रखी हुई थी, इस समय इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो शून्य है क्योंकि जमीन पर है। अब हम इस वस्तु को अगर उठा करके किसी ऊंचाई पर ले जाते हैं, मान लो ये h हाइट पर उठा करके इस वस्तु को हम ले जाते हैं, तो अब इसके पास क्या है? स्थिति में परिवर्तन हो चुका है यहाँ पर,
इसके पास स्थितिज ऊर्जा जो है होगी mgh। m द्रव्यमान है, g है गुरुत्व त्वरण और h है ऊंचाई। स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु में उसकी अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता या प्राप्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। बांध बनाकर जो पानी इकट्ठा किया जाता है तो पानी में है स्थितिज ऊर्जा, पानी के पास है स्थितिज ऊर्जा। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा है। तनी हुई स्प्रिंग की ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है। तनी हुई कमानी की ऊर्जा जैसे यहाँ पर है स्थितिज ऊर्जा है। उठाए गए हथौड़े में ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा है। गुरुत्व बल के विरुद्ध संचित स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh होता है, जो भी हम लोगों ने पिछले स्लाइड में देखा। जहाँ m है यहाँ पर द्रव्यमान, m है जहाँ m बराबर द्रव्यमान, g बराबर गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा, यहाँ पर होगा गुरुत्वीय त्वरण और h ऊंचाई है। यदि कंडक्टर का प्रतिरोध 2 गुना हो जाता है तो विद्युत धारा आधी हो जाती है। यह किस कारण से होता है? ओम का नियम हमें यह कहता है कि V यानी कि विभवांतर और I यानी कि विद्युत धारा एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि V बटे में I बराबर ये कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि नियतांक हो जाएगा, और इसी नियतांक को हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं। याद रखिएगा, अगर आप करंट में परिवर्तन करते हैं, मान लो करंट आपने बढ़ा दिया तो भी तो ये जो विभवांतर है ना ये अपने आप बढ़ जाएगा। अगर आपने कम कर दिया तो ये कम हो जाएगा, या फिर इसके उल्टा विभवांतर बढ़ाओगे तो करंट बढ़ जाएगा, अगर इसको कम करोगे तो करंट फिर कम हो जाएगा। यानी ले दे करके ये जो रेशियो है ये आपको हमेशा कांस्टेंट ही मिलने वाला है। तो कभी आपसे सवाल पूछा जाता है कि करंट को हम बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं तो प्रतिरोध पर क्या फर्क पड़ेगा चालक के? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। करंट बढ़ाओगे विभवांतर जो है बढ़ जाएगा, रेशियो जो है फिर उतना ही हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। कम करोगे विभवांतर कम हो जाएगा, रेशियो फिर से कांस्टेंट रहेगा। यही है ओम का नियम। और ओम का नियम केवल कंडक्टर के केस में लागू होता है, सेमी कंडक्टर के केस में लागू नहीं होता है। केवल चालक के केस में लागू होता है, अर्धचालक के केस में लागू नहीं होता है। अब यहाँ से रिलेशन देखो तो 1 बटे में I और R में क्या है? सीधा संबंध है, यानी कि I और R में जो है उल्टा संबंध है। 1 बटे I और R में तो सीधा है, लेकिन I और R में उल्टा संबंध है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अगर हम प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो विद्युत धारा जो है कम प्रवाह होगी, अगर हम प्रतिरोध जो है कम करेंगे तो विद्युत धारा अधिक प्रवाह होगी। यानी विद्युत धारा और प्रतिरोध में उल्टा संबंध है, ये बात आप जानते भी हो। प्रतिरोध क्या है? करंट के फ्लो में रुकावट है, करंट के फ्लो में रुकावट है, करंट के रास्ते में रुकावट है। जितना ज़्यादा प्रतिरोध करंट उतना ही कम फ्लो करेगा। लेकिन यहाँ से आप ये मत सोचना कि हम I बढ़ाएंगे तो R चेंज हो जाएगा, ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। I बढ़ाओगे तो V बढ़ जाएगा, रेशियो कांस्टेंट रहेगा, R चेंज नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। DNA की खोज किसने की? अब यहाँ पर देखो वाटसन और क्रिक है, जोहानसन है, मेंडल है, हरगोविंद खुराना है। यहाँ पर फ्रेडरिक मिशर नहीं है। फ्रेडरिक मिशर जिन्होंने न्यूक्लिक अम्ल की खोज की थी वो ऑप्शन में नहीं है। ऐसे केस में हम लोग वाटसन और क्रिक के साथ जाएंगे, लेकिन वाटसन एंड क्रिक ने DNA की खोज नहीं की थी। DNA की जो डबल हेलिकल संरचना है, DNA की जो डबल हेलिकल संरचना है उसकी खोज की थी। इन्होंने DNA के संरचना के बारे में बताया था, ना कि DNA की खोज की थी। लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो हम लोग ए के साथ जाएंगे। ये है वो वैज्ञानिक जिन्होंने DNA की खोज की थी। कभी आपसे पूछ दे कि न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी? DNA भी क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी? तो फ्रेडरिक मिशर। ये देख लो, ये वैज्ञानिक का नाम है फ्रेडरिक मिशर, इन्होंने की थी। और ये DNA था। ये है DNA की डबल हेलिकल संरचना। ये वाटसन एंड क्रिक दो वैज्ञानिक है, इन्होंने खोज की। DNA का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल की खोज करता है फ्रेडरिक मिशर। यही न्यूक्लिक अम्ल आपका DNA है जिसकी खोज की गई थी। DNA शब्द दिया जैकारिस ने। DNA का डबल हेलिकल संरचना की खोज करता है वाटसन एंड क्रिक। विकल्प में अगर नहीं है ये फ्रेडरिक मिशर तो आप वाटसन एंड क्रिक के साथ जा सकते हो। DNA में 4 प्रकार के नाइट्रोजन युक्त क्षार होते हैं। एडेनिन, देख लो यहाँ पर एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन। ये 4 प्रकार के आपके होते हैं नाइट्रोजन युक्त क्षार। एडेनिन एंड थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पर ध्यान देना। साइटोसिन एंड गुआनिन के बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ये 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेसेस हैं, नाइट्रोजन क्षार हैं, और किसके बीच में कितना बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। DNA का कोडिंग खंड
डीएनए का कोडिंग खंड, डीएनए में कोडिंग सेगमेंट होता है, हाँ, जिसमें किसी खास प्रकार के प्रोटीन बनाने का कोड होता है जिसके आधार पर प्रोटीन बनता है। उस कोडिंग खंड को हम लोग एक्सॉन कहते हैं, और जो कोडिंग खंड वाला पार्ट नहीं होता है उसे हम लोग इंट्रॉन कहते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक की खोज एलेक्स जेफरेज ने की। प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण सबसे पहले कॉर्नबर्ग या हरगोविंद खुराना ने किया। अब यहाँ पर भी देख लो, प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण सबसे पहले किसने किया, यानी कृत्रिम रूप से जो है डीएनए का संश्लेषण किसने किया सबसे पहली बार। इसके लिए भी एग्जाम में दोनों तरह के विकल्प आते हैं, कभी आपको कॉर्नबर्ग दिखेगा किसी एग्जाम में, तो कभी आपको हरगोविंद खुराना दिखेगा। अगर कॉर्नबर्ग दिख गया तो आपको इसे टिक मारना है आंसर, और अगर ये दिख गए तो इनको टिक मारना है। दोनों में से कोई एक ही दिखेगा, दोनों नहीं दिखेगा। अगर मान लो दोनों दिख जाए तो आप कॉर्नबर्ग के साथ जाना। प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण सबसे पहले हरगोविंद खुराना ने किया। जेनेटिक कोड की खोज के लिए हरगोविंद खुराना को 1968 में नोबेल प्राइज दिया गया था। जीन शब्द जो है जोहानसन ने दिया, एग्जाम में पूछा जाता है। मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहते हैं, ये तो पूछा ही जाता है। एक विलियन है जिसका pH 3 से 6 बदलता है। इसमें H+ आयन की सांद्रता, अगर pH का मान बढ़ता है तो H+ आयन की जो सांद्रता है ये कम हो जाएगी। जितना ज़्यादा pH उतना ज़्यादा क्षारीय प्रकृति, उतना कम अम्लीय प्रकृति। जितना कम अम्लीय प्रकृति यानी कि H+ आयन की सांद्रता जो है कम है, तो बढ़ जाएगी वाला तो आंसर हम पहले ही काट देंगे यहाँ पर। अब इसके लिए आपको ध्यान में ये रखना है, यदि विलियन का pH जो है N से बढ़ेगा तो विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻N गुना कम हो जाएगी। pH देखो यहाँ पर 3 से 6 बदला ना, तो N हमारा हो जाएगा 6 - 3 यानी कि 3। तो विलियन में H+ आयन की सांद्रता 10⁻N गुना कम हो जाएगी। 10⁻N N का मान हमारा 3 है, तो 1000 गुना कम हो जाएगी। तो 1000 गुना कम हो जाएगी, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वस्तुओं की प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है क्या कहलाता है। अगर कोई वस्तु गति में है तो वो गति में रहना चाहता है, क्यों? अपने जड़त्व के कारण। अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहना चाहता है अपने जड़त्व के कारण। यानी जड़त्व जो है, जो इनर्शिया है, जो जड़त्व है, ये अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। अगर गति में है तो जड़त्व चाहता है कि गति में ही रहे वस्तु, अपनी अवस्था को चेंज ना करे। अगर वस्तु स्थिर अवस्था में है तो जड़त्व चाहता है कि स्थिर अवस्था में ही रहे, अपनी अवस्था को चेंज ना करे। तो ये जड़त्व हमारा आंसर हो जाएगा। जड़त्व भौतिक राशि नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। जड़त्व कोई भौतिक राशि नहीं है, लेकिन हाँ, द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो जड़त्व ज़्यादा होगा, द्रव्यमान कम होगा तो जड़त्व कम होगा। जड़त्व का नियम गैलीलियो ने दिया था। बाकी के सारे पॉइंट्स हम लोग ऑलरेडी पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं, एक बार फिर से वीडियो पॉज करके आप इसे पढ़ लेना। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, हर एग्जाम में मान लो लगभग पूछा ही जाता है ये सवाल। बेंजीन में कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं, बेंजीन में कितने पाई बॉन्ड होते हैं। सबसे पहले तो बेंजीन का फॉर्मूला C6H6, ये आपको ध्यान में रखना है, और ये एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड बोल दो या फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बोल दो, और ये इसकी संरचना है। जो भी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं साइक्लिक संरचना उसकी होती है। हम इसे ऐसे भी दिखाते हैं, ऐसे भी दिखाते हैं, ऐसे भी दिखाते हैं। जहाँ पर सिंगल बॉन्ड है वहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड को हम ऐसे दिखाएंगे, पाई बॉन्ड को हम लोग ऐसे दिखाएंगे। तो यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड, 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 एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। और जहाँ पर पाई बॉन्ड है वहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पर एक पाई बॉन्ड, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड। अब काउंट कर लो कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3। तो ये 6 और ये 6 वाले को तो पहले ही काट दो। और सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड होता है और सिंगल बॉन्ड में केवल एक सिग्मा बॉन्ड होता है। रासायनिक सूत्र C6H6 है। खोज करता है माइकल फैराडे।
सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन 12 सिग्मा और 6 पाई बॉन्ड होते हैं। नहीं 3 पाई बॉन्ड होते हैं, 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड होते हैं। तो इसे आप जरा ध्यान से सही कर लेना। 12 पाई बॉन्ड, सॉरी 12 सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड, 12 सिग्मा 3 पाई बॉन्ड। 0.5 kg द्रव्यमान वाले गेंद की वेग ये है, गेंद के पास गतिज ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा बराबर ये होता है हाफ mv²। m है द्रव्यमान और v है गति या फिर बोल दो वेग। यहाँ पर गति नहीं है तो वेग ही हमारा गति है। वैसे यहाँ जो v है ये गति होती है, ठीक है, चाल होती है, क्योंकि जो गतिज ऊर्जा है ये अदिश राशि है, द्रव्यमान भी अदिश राशि है, और ये जो v है ये चाल है, गति है, वेग नहीं है। क्योंकि यहाँ पर वेग दिया हुआ है तो वही हमारा जो यहाँ पर गति हो जाएगी। अगर कोई वस्तु स्ट्रेट लाइन में ऐसे चलती है ना तो जो वेग है वही गति है। जब तक दिशा में परिवर्तन ना हो तब तक वेग और गति ये दोनों एक ही होते हैं। द्रव्यमान हमारा 0.5 है और ये वेग है तो 4 और गुने में 4, तो ये कैंसिल आउट 2 टाइम्स में, तो ये 4.0 जूल, 4 जूल हमारा आंसर। जूल जो है ऊर्जा की एसआई मात्रक है। जब प्रकाश की एक किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह किस दिशा में मुड़ती है? सघन माध्यम, विरल माध्यम, दो माध्यम है। सघन माध्यम वो होता है जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है और जिसका कम होता है वो विरल माध्यम होता है। जैसे हम बात करें जल, तो जल का अपवर्तनांक होता है 1.33, जबकि वायु का जो अपवर्तनांक है ये होता है 1.0003। तो ये हमारा सघन माध्यम है और ये हमारा विरल माध्यम है। जब प्रकाश की किरण यहाँ पर देख लो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो ये है अभिलंब, ये अभिलंब से दूर भाग गई, ये अभिलंब से दूर भाग गई। अगर अपवर्तन नहीं होता तो प्रकाश की किरण इस रास्ते से जाती, लेकिन देखो ये अभिलंब से और दूर भाग गई। और अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम आए तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर इस एरो को उल्टा कर दो, ये ऐसे चली जाती अगर अपवर्तन नहीं होता तो, लेकिन देखो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती। तो सघन से विरल जाए तो अभिलंब से दूर भागती है, विरल से सघन में आए तो अभिलंब के पास आती है या अभिलंब की तरफ झुकती है। और हम बात करें गति की, तो जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा वहाँ पर गति प्रकाश की कम। तो अभिलंब से दूर तथा गति बढ़ जाती है, ये सही हो जाएगा, सी हमारा राइट आंसर। ये हमारा सही आंसर है सी। प्लूटोनियम न्यूक्लियोइड, यानी कि इसके बारे में कहा जा रहा है कि नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। किसी भी परमाणु को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, मान लो परमाणु कोई x है तो उसके ऊपर हम ऐसे लिखते हैं द्रव्यमान संख्या और नीचे ऐसे लिखते हैं, z से दिखाते हैं हम लोग परमाणु संख्या को। तो द्रव्यमान संख्या बराबर होता है परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं नाभिक में जो प्रोटॉन की संख्या है प्लस जो न्यूट्रॉन की संख्या है। अब ये चीज़ हमारे पास है कि 242 है, जो परमाणु संख्या होती है वही प्रोटॉन की संख्या होती है, तो ये 94 है। हमें चाहिए न्यूट्रॉन की संख्या, तो 242 माइनस 94, तो हो जाएगा हमारा 12, 4 गया तो 8, 8 4 1, 148 हमारा आंसर हो जाएगा, बी हमारा राइट आंसर। दूध किसका खराब स्रोत है? दूध में कैल्शियम, दूध कैल्शियम एंड फास्फोरस का बहुत ही अच्छा स्रोत है। दूध में बहुत कुछ होता है, विटामिन ए, विटामिन बी का अच्छा स्रोत है, विटामिन डी का भी अच्छा स्रोत है, विटामिन ए का अच्छा स्रोत है, प्रोटीन भी होता है दूध में, कैसीन प्रोटीन आपने सुना होगा, कार्बोहाइड्रेट होता है, लैक्टोज। तो दूध में बहुत कुछ है, इसलिए दूध को कहा जाता है संपूर्ण आहार। संपूर्ण आहार कहा जाता है, कंप्लीट फूड कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि किसे कंप्लीट फूड कहा जाता है? दूध को कंप्लीट फूड कहा जाता है, संपूर्ण आहार कहा जाता है। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? फिल्टर पेपर पर होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक अम्ल
जो गाड़ी चला रहा है उसने शराब पी रखी है या नहीं, इस चीज़ को चेक करने के लिए, अल्कोहल कंज्यूम करके ड्राइविंग कर रहा है या नहीं, इस चीज़ को चेक करने के लिए ये किया जाता है। तो यहाँ पर फिल्टर पेपर जो इस्तेमाल होता है उसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। यहाँ पर होती है एक अभिक्रिया, एक रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। ये है फिल्टर पेपर पर। अगर व्यक्ति ने शराब पी हुई है तो जब वो सांस छोड़ेगा तो उसमें एथेनॉल वेपर होगा, एथेनॉल होगा। अगर एथेनॉल हुआ तो यहाँ पर होती है रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन, और यहाँ पर ये सारे प्रोडक्ट बनते हैं। मेनली इससे मतलब होता है, पहले ये पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है ये ऑरेंज कलर का होता है। अगर एथेनॉल के साथ रिएक्शन होती है, जो कि हो जाएगी अगर इसने शराब पी हुई है तो ये जो कलर है ना ये ग्रीन हो जाता है। तो ऑरेंज कलर जो है ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर ग्रीन कलर में कन्वर्ट हुआ मतलब सामने वाले ने शराब पी हुई है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? चूने का पानी हम लोग बोलते किसको है? मान लो ये चूने का पानी है तो हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कुछ चूने का पानी। इसी का जो विलयन होगा चूने का पानी होगा। जब इसकी अभिक्रिया होती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। इसी के कारण चूने का पानी जो है दूधिया हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में प्रवाहित करवाएंगे तो ये प्रोडक्ट कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, जिसके कारण चूने का पानी दूधिया हो जाएगा। तो CO2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है। पेट्रोल, डीजल ये सारे क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन के, अलग अलग हाइड्रोकार्बन के मिश्रण ही तो होते हैं। तो जब हाइड्रोकार्बन को आधा अधूरा जलाओगे, यानी कि अपर्याप्त ऑक्सीजन में जलाओगे, तो वहाँ पर क्या होगा? पूर्ण दहन नहीं होगा, अपूर्ण दहन होगा। जब आप ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में नहीं दोगे तो वहाँ पर इनकम्प्लीट कंबशन होगा, या फिर बोल दो अपूर्ण दहन होगा, या फिर बोल दो जो हाइड्रोकार्बन है, यानी जो पेट्रोल है, डीजल है, या फिर कोई दूसरा हाइड्रोकार्बन है, उसका जो है पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण नहीं होगा। तो कुछ भी बोल दो आप, ऑक्सीकरण बोल दो, दहन बोल दो, बात एक ही है। तो अगर पूर्ण दहन होता तो वहाँ पर प्रोडक्ट बनता कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एंड यहाँ पर हीट निकलती, यहाँ पर लाइट निकलती। ये सारे बनते कब? जब हम ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में सप्लाई करते। तो अगर हम ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में सप्लाई नहीं करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड के स्थान पर कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा आंसर हो जाएगा। C हमारा राइट आंसर होगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो एक जहरीली गैस है। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व है यूरिया का इस्तेमाल जो है फर्टिलाइजर के रूप में होता है। यूरिया ये पहला कार्बनिक यौगिक है, पहला कार्बनिक यौगिक जिसे बनाया गया था लैब में, यानी प्रयोगशाला में। जैसे आपने डीएनए के बारे में देखा था कि प्रयोगशाला में पहली बार डीएनए किसने बनाया? कॉर्नबर्ग, हरगोविंद खुराना। वैसे ही प्रयोगशाला में यूरिया को सबसे पहले संश्लेषित किया वुलर ने। बस संयोगवश उनसे हो गया, मतलब कोई इरादा नहीं था उनका यूरिया बनाने का, कार्बनिक यौगिक बनाने का, बस बाई प्रोडक्ट के रूप में बन गया। फॉर्मूला होता है NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। आई थिंक इसका जो मोलिकुलर मास है, यानी कि जो अणु द्रव्यमान है, ये 60 है। एक बार आप कैलकुलेट कर लेना, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है 60 है। चेक कर लेना, अगर गलत हो तो सही कर लेना। तो कार्बन तो है, हाइड्रोजन तो है, कार्बन हाइड्रोजन तो होने ही है, कार्बनिक यौगिक है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। तो D हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यूरिया दुनिया का पहला संश्लेषित कार्बनिक पदार्थ है जिसे वुलर ने संयोगवश बनाया था। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे खराब चालक है? सबसे बढ़िया चालक ऊष्मा का और विद्युत का। सबसे बढ़िया चालक ऊष्मा का और विद्युत का चांदी, लेकिन यहाँ पर चांदी नहीं है ऑप्शन में। तो सोना, चांदी जो है सर्वश्रेष्ठ चालक है। चाहे ऊष्मा का पूछ ले, चाहे विद्युत का पूछ ले। उसके बाद सोना भी अच्छा चालक है, कॉपर अच्छा चालक है, एल्युमिनियम अच्छा चालक है। तो यहाँ पर इन विकल्पों को देखते हुए सबसे बेस्ट तो हमारा तांबा हो जाएगा, उसके बाद जस्ता हो जाएगा, उसके बाद पारा हो जाएगा, सबसे खराब सीसा है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की, लेकिन ये जो कोशिका थी आप जानते हो मृत कोशिका थी। 1665 की बात है जब इन्होंने इस कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की जो कि मृत कोशिका थी।
या फिर बोलते कोशिका भित्ति की खोज किसने की, तो आंसर हमारा रॉबर्ट हुक ही होगा। ल्यूवेनहॉक ने खोज की जीवित कोशिका की, ल्यूवेनहॉक ने आरबीसी की खोज की, ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की, ल्यूवेनहॉक ने स्पर्म की खोज की, शुक्राणु की खोज की। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्र की खोज की। एलेक्स जेफरेस ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज की। वैक्सीन, दुनिया की पहली वैक्सीन जो स्मॉल पॉक्स के लिए थी, एडवर्ड जेनर ने खोज की। या फिर चेचे के टीके की खोज किसने की, एडवर्ड जेनर। एंटीबायोटिक, दुनिया की पहली एंटीबायोटिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की थी, और उस एंटीबायोटिक का नाम क्या है, पेनिसिलिन, जो कि पेनिसिलियम कवक से खोजा गया था। इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए जे थॉमसन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। जे थॉमसन, नाम याद रखिएगा, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी 1897 में, इस कारण से इनको नोबेल प्राइज मिला था 1906 में। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वैसे नोबेल प्राइज जो है 1901 से दिया जा रहा है, और 1901 में या फिर बोल दो पहली बार फिजिक्स में नोबेल प्राइज दिया गया था विल्हेम रोंजन को। ये नाम आपको नहीं भूलना है, विल्हेम रोंजन को। इन्होंने ही एक्सरे की खोज की थी और इसी के कारण इनको दिया गया था नोबेल प्राइज। पहले व्यक्ति हैं फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले। जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन की खोज की 1897 में। गोल्डस्टीन प्रोटॉन की खोज बोल दे, या फिर केनाल किरण की खोज बोल दे, या फिर एनोड किरण की खोज बोल दे, गोल्डस्टीन। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की थी। डेनियल रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन की खोज की। विल्हेम रोंजन एक्सरे की खोज की। लेवोजियर द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है लेवोजियर ने दिया। लेवोजियर को हम लोग रसायन शास्त्र के पिता बोलते हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं। जोसेफ प्राउस्ट, इन्होंने स्थिर अनुपात का नियम दिया था। जॉन डाल्टन ने 1808 में परमाणु सिद्धांत दिया था। ये आपको टाइम भी याद रखना है, यहाँ भी ये टाइम आपको ध्यान में रखना है, जहाँ मैंने लिख दिया टाइम वहाँ आपको ध्यान में रखना है। हेनरी कैवेंडिश, इन्होंने हाइड्रोजन की खोज की। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का जो वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये जो वैल्यू है सबसे पहली बार इन्होंने ही कैलकुलेट की थी। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है ना कि केवल यूनिट पूछ देता है कि जी का यूनिट क्या है, तो आप यूनिट के साथ इस पूरे वैल्यू को ध्यान में रखें। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा हो जाती है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा हो जाती है, या फिर बोल दे कि हमारे बॉडी में संचित भोजन कौन सा है, सबके लिए आंसर हो जाएगा हमारा ग्लाइकोजन। पहला ही सवाल था ना, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने वाला हार्मोन इंसुलिन था, तो ये वही ग्लाइकोजन है। पौधों में भोजन ग्लूकोज के रूप में बनता है, सुक्रोज के रूप में स्थानांतरित होता है और स्टार्च के रूप में संचित होता है। प्लांट में जितना खाना खाना होगा खा लेगा, उसके बाद जो बच जाएगा स्टार्च के रूप में कन्वर्ट कर लेगा। हमारे बॉडी के अंदर भी वही होता है, ग्लूकोज से जितनी एनर्जी लेनी है हम ले लेंगे, बचा हुआ ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जंतुओं में भोजन ग्लाइकोजन के रूप में मुख्य रूप से लीवर और पेशी कोशिकाओं में संचित होता है। अतः ग्लाइकोजन को जंतु स्टार्च कहते हैं, क्योंकि स्टार्च के रूप में भोजन संचित होता है प्लांट में। किस विटामिन को कैल्सीफेरोल कहते हैं? कैल्सीफेरोल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। विटामिन डी के बारे में कई सारी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। इसे हम लोग सनशाइन विटामिन बोलते हैं। त्वचा में इसका संश्लेषण होता है, हार्मोनल विटामिन बोलते हैं। केवल जंतु भोज्य पदार्थ केवल एनिमल फूड में ही पाया जाता है, जैसे मिल्क में पाया जाता है, प्लांट वाले फूड में नहीं मिलेगा, एनिमल वाले फूड में मिलेगा। कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण के लिए आवश्यक है। अगर विटामिन डी की कमी हो जाए हमारे बॉडी के अंदर तो दूध से मिलने वाले कैल्शियम और फास्फोरस का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। हड्डी और दांत के निर्माण के लिए आवश्यक है। विटामिन डी के दो फॉर्म्स हैं, D2, D3। D2 को हम लोग एर्गो कैल्सीफेरोल बोलते हैं और D3 को कोले कैल्सीफेरोल बोलते हैं। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद रखिए। कमी से क्या हो जाएगा, बच्चों में रिकेट और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया। सोर्स ये सारे हैं। प्रकाश संश्लेषण का सह उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण का जो ये आपका ये संतुलित समीकरण है, ये आपको याद रखना होगा। 6CO2 + 12H2O, सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, C6H12O6, ये है आपका ग्लूकोज। उसके बाद बनेगा यहाँ पर 6O2 6H2। ये एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है प्रकाश संश्लेषण के लिए। ये हमारे सह उत्पाद होते हैं, बाई प्रोडक्ट होते हैं। हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, केवल ऑक्सीजन है, हम केवल ऑक्सीजन को टिक मारेंगे।
द्रव्यमान m के साथ चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा यदि इसकी चाल को v से बढ़ाकर 2v कर दिया जाए। द्रव्यमान m का कोई वस्तु है जो पहले v गति से चल रही थी। इस समय जो इसकी गतिज ऊर्जा थी वो थी E के बराबर, जो कि हम ऐसे लिखेंगे। फिर बाद में क्या हुआ, यही वस्तु है लेकिन इसके गति को बढ़ा करके 2 गुना कर दिया गया। अब पूछा है कि जो गतिज ऊर्जा है ये कितनी हो जाएगी। तो द्रव्यमान तो वही रहेगा, ये 2v है तो 2v का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर हाफ m v स्क्वायर इंटू में 4 हो जाएगा और ये जो मान है ये हमारा E के बराबर है तो ये 4E हो जाएगा। तो B हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है। मिश्रण है रेत और नेफ्थलीन का, किस प्रोसेस के द्वारा इनमें से इन दोनों को अलग किया जा सकता है। तो यह है सब्लिमेशन। ये सारे पदार्थ जो है ना, ये सारे जो पदार्थ हैं ये सब्लिमेट होते हैं, मतलब इसको हम गर्म करेंगे तो सीधा ठोस से ये गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं बिना द्रव अवस्था में आए। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। कपूर है, अमोनियम क्लोराइड है, आयोडीन है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है जिसे हम शुष्क बर्फ बोलते हैं, नेफ्थलीन है, एंथ्रासीन है। तो नमक कपूर पूछ दे, रेत नेफ्थलीन पूछ दे। हम गर्म करेंगे तो नेफ्थलीन जो है ये तो ठोस है, ये हम गर्म करेंगे तो सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि ये ऊर्ध्वपातित होता है और रेत रह जाएगा। तो ये दोनों जो घटक है मिश्रण के ये अलग हो जाएंगे। तो ऊर्ध्वपातन हम करेंगे जब एक पदार्थ ऊर्ध्वपातित होता हो दूसरा ऊर्ध्वपातित नहीं होता हो, जैसे कि ये सारे। और कौन ऊर्ध्वपातित होते हैं ये मैंने आपको यहाँ पर लिस्ट दे दिया, इससे बाहर नहीं आता। आसवन यानी कि डिस्टिलेशन, 2 घुलनशील द्रवों जो विघटित हुए बिना उबलते हैं, ऐसे मिश्रण को अलग करने के लिए हम इस विधि को अपनाते हैं। यहाँ ये भी देखा जाता है कि बॉइलिंग पॉइंट में जो अंतर है वो ज़्यादा होना चाहिए। जैसे जल और एसीटोन, बॉइलिंग पॉइंट में अंतर जो है ज़्यादा होता है, तो इस विधि से हम जल और एसीटोन को अलग अलग कर सकते हैं। ऐसे ही एक है प्रभाजी आसवन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सेम प्रोसेस है लेकिन यहाँ पर हम जो द्रव लेंगे ना, जो हम लिक्विड लेंगे उसके बॉइलिंग पॉइंट में 25 केल्विन या फिर 25 डिग्री सेल्सियस से कम अंतर होना चाहिए। देखो ये अंतर है 25 केल्विन जो है ना, ये अंतर है, डेल्टा टी है, ये टी नहीं है, अंतर है ना। तो अंतर का मान केल्विन में और डिग्री सेल्सियस में बराबर ही होता है। तो 25 केल्विन बोल दो या फिर बोल दो 25 डिग्री सेल्सियस। अगर इससे कम अंतर है और दोनों घुलनशील द्रव है तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाते हैं अलग करने के लिए। जैसे वायु से विभिन्न गैसों को अलग करने में इस विधि को अपनाया जाएगा, पेट्रोलियम उत्पाद से विभिन्न घटकों को अलग करने में इस विधि को अपनाया जाएगा। उसके बाद है क्रोमेटोग्राफी, क्रोमा का मतलब कलर होता है। उन विलय पदार्थों को अलग करने में इसका इस्तेमाल होता है जो एक ही विलायक में घुले होते हैं। एक सॉल्वेंट होगा, एक विलायक होगा और कई सारे विलय पदार्थ होंगे, उन सबको अलग करना है। जैसे डाई में विभिन्न रंगों को अलग करने में, कोई डाई है उसमें अलग अलग रंग है, उसको अलग करने में, प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को अलग करने में, रक्त से नशीले पदार्थों को अलग करने में। तो ये हमारा सेट नंबर 5 है जो यहाँ पर समाप्त होता है। वीडियो का PDF मिलेगा आपको इस टेलीग्राम चैनल पर। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है अभी तक, आप अभी तक टिके हैं, मुझे सुन रहे हैं और वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो देर मत कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।